हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस समय हम डिस्कस कर रहे हैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में जो कॉमर्स का सब्जेक्ट है, इसके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर 2 में, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं वो इस सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एंड इस सीरीज में आज मेरा 18th लेक्चर वीडियो है। 17 लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ इस सीरीज में। तो अगर आपने पिछले लेक्चर वीडियो देख लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर मिस हो गए हैं तो इस लेक्चर के बाद आप जरूर उन वीडियोस को रेफर करिएगा। ठीक है। तो चलिए फिर आज के अपने पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। और एक बात और है, इस सीरीज में हम 2017-18 से लेके जनवरी 2025 तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सब मैं कवर कराने की कोशिश कर रही हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एंड और बाकी क्वेश्चन हम आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। ठीक है। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये जनवरी 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसी साल जब जनवरी में एग्जाम था तो तब ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपका जो अकाउंटिंग रेशियो जो टॉपिक है ना, वहां से ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? द करेंट रेशियो ऑफ अ कंपनी इज 2:1। एक कंपनी है जिसका करेंट रेशियो कितना है? 2:1 है। तो आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सजेशंस वुड इम्प्रूव द करेंट रेशियो। 4 सजेशन दिए गए हैं। आपको बताना है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन को अपना करंट रेशियो इंप्रूव करना है तो इन चारों में से क्या स्टेप फॉलो करना चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको करंट रेशियो का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये देखिए मैं लिख रही हूँ। करंट रेशियो क्या होता है? करंट रेशियो इज करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो यही होता है ना, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। ठीक है। तो अगर ये आपको बात पता है, करंट रेशियो इज करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, तो आप कर लेंगे क्वेश्चन। ठीक है। तो अगर मुझे करंट रेशियो इंप्रूव करना है, ठीक है, करंट रेशियो क्या होता है? करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। तो करंट रेशियो इंप्रूव करना है, इसका मतलब क्या होना चाहिए? करंट एसेट बढ़े और करंट लायबिलिटी कम हो। ठीक है। करंट एसेट अगर बढ़ रहा है, करंट लायबिलिटी कम हो रही है, तभी तो करंट रेशियो इंप्रूव होगा, तभी करंट रेशियो बढ़ेगा। ठीक है। तो बस इसी बात को ध्यान रखिएगा। चलिए पहला पॉइंट पढ़ते हैं। परचेज ऑफ स्टॉक फॉर कैश, यानी ऑर्गेनाइजेशन ने स्टॉक खरीदा, इन्वेंट्री खरीदी कैश से। तो इससे बताइए, स्टॉक भी करंट एसेट है, कैश भी करंट एसेट है। तो इसमें कोई चेंज आया? करंट एसेट में कोई चेंज नहीं आया। करंट एसेट का केवल फॉर्म चेंज हुआ है। स्टॉक खरीदे हैं कैश से, यानी कैश कम हो गया, स्टॉक आ गया। तो करंट एसेट में कोई चेंज नहीं आया, तो इससे कोई करंट रेशियो इंप्रूव नहीं होगा। अगला क्या है? कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर, यानी ऑर्गेनाइजेशन के जो डेटर्स थे उनसे कैश कलेक्ट हुआ है। तो डेटर भी करंट एसेट होता है, कैश भी करंट एसेट है। तो यानी करंट एसेट में कोई चेंज नहीं आया, तो इससे भी कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगा। अगला क्या है? पे अ करंट लायबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी करंट लायबिलिटी को पे ऑफ कर दिया है। तो देखिए, अगर करंट लायबिलिटी को पे ऑफ कर दिया है, इसका मतलब क्या है? करंट लायबिलिटी कम हो गई। तो करंट लायबिलिटी अगर कम हो गई तो करंट रेशियो क्या है? इंप्रूव हुआ ना, बढ़ गया। अगर डिनोमिनेटर कम हो रहा है तो ये क्या होगा? ये बढ़ गया ना। तो यानी दिस मेजर, ये जो है ना, अगर ऑर्गेनाइजेशन करंट लायबिलिटी पे ऑफ करती है तो इससे करंट रेशियो इंप्रूव होता है। तो ये हमें मिल गया, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला भी पढ़ लेते हैं। परचेज ऑफ फिक्स एसेट, अगर ऑर्गेनाइजेशन ने फिक्स एसेट परचेज किए हैं, तो फिक्स एसेट परचेज की ऑर्गेनाइजेशन ने, तो ऑर्गेनाइजेशन के पास क्या हुआ? कैश कम हो जाएगा ना। फिक्स एसेट खरीदा तो कैश कम हो गया, यानी करंट एसेट कम हो गया। तो इससे भी करंट रेशियो इंप्रूव नहीं हुआ। ठीक है। तो ये भी नहीं है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। एंड इसका एक्सप्लेनेशन एक बार ये भी आप पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो टॉपिक है ना, वहां से है अगला क्वेश्चन। ठीक है। और एक बात और है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत सारे हैं। आपको मतलब इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना, मैचिंग करना कि पर्टिकुलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस टॉपिक से रिलेटेड है। इस पे हमने नोटिस किया कि हर मतलब ईयर में इस पे तो क्वेश्चन आया ही आया है, मैचिंग वाले, कि ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है किससे रिलेटेड है, आपको मैच कराना है। ठीक है। वैसे फिलहाल ये जो क्वेश्चन है दिसंबर 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको दिए गए हैं और यहाँ पे कुछ टॉपिक दिए गए हैं। आपको मैच कराना है कि ये पर्टिकुलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किससे रिलेटेड है। ठीक, ये करना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। राइट। और एक बात और है, आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता क्या है? वैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे डिटेल में मैं वीडियो बना चुकी हूँ, सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही मैंने बताए हैं। ठीक है। चलिए थोड़ा सा बताती हूँ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है।
देखिए नाम क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यानी अकाउंटिंग का स्टैंडर्ड, एक बेंचमार्क, एक रूल, एक कह लीजिए वो रूल जो सबको फॉलो करना है, इसका स्टैंडर्ड है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। मतलब अकाउंटिंग का एक स्टैंडर्ड, एक बेंचमार्क, एक रूल जो सारी कंपनीज को फॉलो करना है, ठीक है। एंड ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ये एक्सपर्ट ऑर्गेनाइजेशन, उस फील्ड की जो एक्सपर्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो बनाती है, ताकि हर कंपनी वही रूल फॉलो करे। इमेजिन करिए हर कंपनी अपने हिसाब से अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने लगी, हर कंपनी अपने हिसाब से बैलेंस शीट बनाने लगी, पीएल अकाउंट बनाने लगी, तो क्या उस बैलेंस शीट या पीएल अकाउंट से जो भी प्रॉफिट लॉस या जो भी फाइनेंशियल पोजीशन निकल के आती है, क्या वो सही होगी? क्या उनको आप कंपेयर कर पाएंगे? नहीं कंपेयर कर पाएंगे। अगर हर ऑर्गेनाइजेशन सेम तरीका फॉलो कर रही है, तभी वो चीजें कंपेरेबल होती हैं। ठीक है, तो इसलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत जरूरी था। इंडिया में आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इसने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया है। आईसी बहुत डिटेल में मैंने अपने वीडियो में पढ़ाया हुआ है। आईसीएआई ने एक कमेटी स्टैब्लिश की जिसका नाम था एएसबी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। उनको ये काम दिया गया कि आपको इंडिया के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने हैं। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है थोड़ा बहुत अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है? ये एक रूल है, गाइडलाइन है, रिटन रूल है, गाइडलाइन है, जो एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी, जैसे इंडिया में आईसीएआई ने जो रेगुलेटरी बॉडी है वो बनाती है। एंड इसमें बताया जाता है कि हाउ द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर टॉपिक, यानी उस हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ना, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिससे रिलेटेड है, तो उस टॉपिक को किस तरीके से मेजर करें। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बताया गया है कि किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाए, किस तरीके से मेजर किया जाए, किस तरीके से प्रेजेंट किया जाए, किस तरीके से डिस्क्लोज किया जाए किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बताया गया है। ठीक है, और पर्पस क्या है? ताकि कंसिस्टेंसी बनी रहे, यानी हर ऑर्गेनाइजेशन सेम तरीका फॉलो करे, ताकि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑर्गेनाइजेशन के कंपेयर कर सके, ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, ये इसका पर्पस है। ठीक है, इस पर्पस से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आया था। अब अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, जैसे अकाउंटिंग वन जो है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन जो है, इट इज रिलेटेड विद डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री से रिलेटेड है, इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कैसे करना चाहिए, किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे, ठीक है, रिकॉर्ड कैसे करेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थ्री कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड है, ऐसे ही सारे हैं। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा। कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में तो पूछा ही जाता है कि ये पर्टिकुलर किससे रिलेटेड है। तो देखिए यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6, 3, 10 और 21 के बारे में पूछा गया है। तो चलिए बता देती हूँ। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 इज, एक बार स्क्रीन को पहले क्लियर कर लेते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 इज रिलेटेड विद डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 जो है डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग से रिलेटेड है। ठीक है, ये किससे मैच होगा? ये थर्ड से मैच होगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 जो है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट ये है, इससे है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 जो है वो फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड है, एसेट ये है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 फिक्स एसेट से रिलेटेड है। एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 जो है वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी में जब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है ना, तो उसका बेसिक फॉर्मेट क्या है, रूल रेगुलेशन, ये उसमें बताया गया है। तो इस तरीके से मैच होगा। अब आप देख लीजिए, एक इससे गया थर्ड से, एक इससे मैच हो रहा है, एक इससे मैच हुआ थर्ड से, ये है। बी किससे मैच हुआ? फोर से। सी किससे मैच हुआ? सेकंड से। डी किससे मैच हुआ? वन से। तो यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये कब आया हुआ है? दिसंबर 2018 का आया हुआ क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ना मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ, ये वो सारे सब्जेक्ट हैं जो मैं आज की तारीख तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। काफी स्टूडेंट जो मेरे चैनल पे नए हैं, उन्हें नहीं पता है कि मैं कौन कौन से सब्जेक्ट कवर करा चुकी हूँ। सभी सब्जेक्ट की, इन सारे सब्जेक्ट की सेपरेट प्लेलिस्ट मैं चैनल पे बना चुकी हूँ। तो आपको पढ़ना है तो आप आसानी से रेफर कर सकते हैं। नोट्स मेरी एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये मेरा पहला चैनल है अकाउंटिंग मास्टर क्लास के नाम से, पूजा सिंह के नाम से मेरा सेकंड चैनल है। दोनों ही चैनल पे कुछ सब्जेक्ट मैंने इस पे और कुछ सेकंड चैनल पे कवर किए हुए हैं। एंड अगर सिलेबस को लेके नेट के एग्जाम में जो कॉमर्स सब्जेक्ट है, इसका सिलेबस क्या है, इसको लेके कोई डाउट है तो ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। ठीक है, और एक बात और है कि अगर यहाँ तक आप पहुंच गए हैं, ठीक है, यहाँ तक आपने वीडियो देखा है, तो प्लीज अब वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा, और चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है जून 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है।
2019 का आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड अ ट्रू एंड फेयर व्यू इफ, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जानते हैं ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, इट प्रोवाइड अ ट्रू एंड फेयर व्यू, ये सही पोजीशन कह लीजिए ऑर्गेनाइजेशन की बताते हैं। इफ, पहला ऑप्शन दिया गया है, इफ इट इज फ्री फ्रॉम एनी मटेरियल एरर एंड बायसेस, यानी जो भी मटेरियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के लिए जो भी मटेरियल, जो भी सोर्स डॉक्यूमेंट यूज किए गए हैं, अगर वो फ्री फ्रॉम एरर, यानी उनमें कोई एरर नहीं है, बायसनेस नहीं है, तो ये ट्रू एंड फेयर पोजीशन बताते हैं। तो हाँ, ये सही बात है। अगर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट बनाने के लिए जो डॉक्यूमेंट यूज किए हैं, वो डॉक्यूमेंट में ही कोई मतलब गलत है, तो फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो गलत बनेंगे। तो वही सही बात है ये, कि अगर डॉक्यूमेंट फ्री है फ्रॉम एरर एंड बायसनेस से, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही पोजीशन बताएंगे। तो ये तो स्टेटमेंट सही है। अगला क्या है, इट इज प्रिपेयर्ड यूजिंग द एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी एंड एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू पोजीशन बताते हैं, सही फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है अगर वो सही अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करके बनाया गया है। सही बात है, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करके बनाया गया है, सही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करके बनाया गया है, तो वो ट्रू एंड फेयर व्यू शो करेगा। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। अगला क्या है कि इट इज प्रिस्क्राइब्ड इन द फॉर्मेट prescribed by the regulator, or in the absence of prescribed format, it is prepared in a manner that facilitate analyze analysis of the financial position and the performance of the reporting enterprise। तो हाँ, सही बात है। ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं, इनका प्रॉपर फॉर्मेट होता है, जो कंपनी एक्ट 2013 में, या कह लीजिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में, इन सबका फॉर्मेट बताया गया है। जैसे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनेगा, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 में बताया गया है। ठीक है, तो वही बात कही है कि जो भी फॉर्मेट यूज किए जाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के लिए, उनका फॉर्मेट ऑलरेडी प्रिस्क्राइब है। तो आप प्रिस्क्राइब तरीके से ही अगर बना रहे हैं, तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू एंड फेयर व्यू शो करेगा। और अगर फॉर्मेट नहीं बताया गया है, तो उस केस में देखिए लिखा है कि अगर फॉर्मेट नहीं बताया गया, इन द एब्सेंस ऑफ प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, इसको प्रिपेयर किया जाता है इस तरीके से कि ऑर्गेनाइजेशन की जो पोजीशन है, ऑर्गेनाइजेशन की जो परफॉर्मेंस है, वो सही पता चले। ये स्टेटमेंट भी एकदम सही है, तीनों सही हो गए। अगला क्या है कि इट कंफर्म टू ऑल द एबव एबीसी। क्या है इसका मतलब, क्या है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी क्या कह रहा है कि ऊपर के एबीसी तीनों सही है। तो हाँ, सही बात है, एबीसी तीनों सही है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जून 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ऑडिटिंग, जो सब्जेक्ट है ना ऑडिटिंग, वहां से अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आया हुआ है दिसंबर 2019 में। क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द राइट्स ऑफ अ स्टैच्यूटरी ऑडिटर। जो स्टैच्यूटरी ऑडिटर होता है, उसके राइट्स आपको बताने हैं, उसके अधिकार आपको बताने हैं। तो सबसे पहले ये स्टैच्यूटरी ऑडिटर होता कौन है। तो देखिए, ऑडिट तो आप जानते हैं ना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह होते हैं, इनको वेरीफाई किया जाता है। तो स्टैच्यूटरी ऑडिटर बेसिकली लीगल इंडिपेंडेंट ऑडिटर होता है, जो इंडिपेंडेंट, और एक आउटसाइड ऑडिटर होता है जो ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं उनको वेरीफाई करता है। तो उसको कहते हैं स्टैच्यूटरी ऑडिटर। ठीक, अब स्टैच्यूटरी ऑडिटर के कुछ राइट्स हैं, कुछ अधिकार हैं। पहले मैं आपको उसके अधिकार बता देती हूँ, फिर हम इसमें से देखते हैं क्या सही है क्या गलत है। तो ये जो स्टैच्यूटरी ऑडिटर है, ठीक है, इसके कुछ राइट्स हैं। जैसे इसका सबसे पहला राइट क्या है कि इट हैज एक्सेस टू ऑल द फाइनेंशियल रिकॉर्ड ऑफ द कंपनी। ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड हैं, उनका एक्सेस होता है। यानी अगर ऑडिटर फाइनेंशियल रिकॉर्ड मांग रहा है, ठीक है, तो आपको देना है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के देने हैं फाइनेंशियल रिकॉर्ड। ऑडिटर, अगला क्या है, ऑडिटर सीकिंग एक्सप्लेनेशन फ्रॉम कंपनी ऑफिसर्स। ऑडिटर जो है कंपनी ऑफिसर से कुछ एक्सप्लेनेशन मांग सकता है, कोई डाउट वगैरह है तो ऑडिटर पूछ सकता है कि ये चीज ऐसे क्यों है, ऐसे क्यों है। ठीक है, अगला क्या है, ऑडिटर जो है ऑर्गेनाइजेशन की जो जनरल मीटिंग है वो भी अटेंड कर सकता है। और ये ऑडिटर को, अगला क्या है कि ऑडिटर को राइट है कि वो ऑर्गेनाइजेशन का जो ब्रांच ऑफिस है उसे भी विजिट कर सकता है। एंड ऑडिटर जो है ऑडिट रिपोर्ट साइन करता है। एंड ऑडिटर जो है रिप्रेजेंट कर सकता है ऑन द बिहाफ ऑफ कंपनी। ठीक है, तो ये ऑडिटर के कुछ अधिकार है, मैंने आपको बता दिया। अब इसमें से देख लेते हैं क्या क्या सही है क्या गलत है।
पहला क्या है, टू रिसीव रिमनरेशन। हाँ, ये पॉइंट तो इंक्लूड करना भूल ही गई। हाँ, ऑडिटर रिसीव करता है रिमनरेशन। ऑडिटर ऑर्गेनाइजेशन के जो डॉक्यूमेंट है उन्हें वेरीफाई कर रहा है, काम कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो उसे रिमनरेशन मिलेगा। तो ये भी उसका राइट है कि उसे रिमनरेशन रिसीव हो। ठीक है। अगला क्या है, टू अटेंड बोर्ड ऑफ, देखिए क्या लिखा हुआ है, मिसप्रिंटेड, डॉक्टर्स लिखा हुआ है, डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग। तो नहीं, ऑडिटर जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग नहीं अटेंड करता, ये गलत है। अगला क्या है, टू अटेंड द जनरल मीटिंग। हाँ, ऑडिटर जो है जनरल मीटिंग अटेंड कर सकता है। अगला क्या है, टू विजिट द ब्रांच ऑफिस। हाँ, ऑडिटर जो है ब्रांच ऑफिस विजिट कर सकता है। तो ए सी डी, ये है राइट स्टैचुरी ऑडिटर के। ए सी डी का है, ए सी डी, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है, इसको देख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी ऑडिटिंग जो सब्जेक्ट है ना उससे है, दिसंबर 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है। दिसंबर 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है। स्क्रीन पे दिख रहा है ना आपको, लिस्ट वन को लिस्ट टू से मैच करना है। यहाँ पे है ऑडिटर ड्यूटी, ऑडिटर लाइबिलिटी, ऑडिटर रिपोर्ट, ऑडिटर्स राइट। ठीक है, ऑडिटर की ड्यूटी क्या है, ऑडिटर के राइट क्या है, ऑडिटर की रिपोर्ट क्या है, ऑडिटर की लाइबिलिटी क्या है। इससे रिलेटेड ये 4 पॉइंट दिए गए हैं, आपको मैच कराना है। तो बेसिकली अगर आपको ये 4 टर्म पता है तब तो आप बहुत आसानी से कर लेंगे। चलिए इन 4 टर्म के बारे में आपको पहले मैं बताती हूँ। सबसे पहले ऑडिटर की ड्यूटी क्या है। ऑडिटर की ड्यूटी है कि ऑर्गेनाइजेशन के जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं उनको वेरीफाई करना, उनका वेरिफिकेशन करना, यही तो ऑडिटर का काम है, यही तो ऑडिटर की ड्यूटी है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है ऑडिटर की ड्यूटी क्या है, एग्जामिनिंग, वैल्यूएशन एंड डिस्क्लोजर। यानी ऑर्गेनाइजेशन, एक बार स्क्रीन को क्लियर कर देती हूँ। ऑडिटर की ड्यूटी क्या है कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं उनको इवैल्यूएट करे, एग्जामिन करे, ये ऑडिटर की ड्यूटी है। ऑडिटर रिपोर्ट क्या होती है, ऑडिटर रिपोर्ट क्या होती है, ऑडिटर ऑडिट करने के बाद एक रिटन डॉक्यूमेंट सबमिट करता है जिसमें वो अपना व्यू लिखता है कि उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन के जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन वगैरह है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स वगैरह है, वो फेयर है कि नहीं है। ठीक है, तो वो जो फॉर्मल रिटन डॉक्यूमेंट ऑडिटर सबमिट करता है इसको ऑडिटर रिपोर्ट कहते हैं। तो ये बेसिकली क्या होती है, ये दिस इज क्वालिफाइड रिपोर्ट, ये क्वालिफाइड रिपोर्ट होती है। अगला क्या है, ऑडिटर राइट। ऑडिटर का क्या अधिकार है, मैंने बता दिया। अच्छा, ऑडिटर का क्या अधिकार है, ऑडिटर का अधिकार है कि ऑडिटर जो है, अभी बताया था ना पिछली स्लाइड पे, ऑडिटर का अधिकार है कि ऑडिटर जनरल मीटिंग अटेंड कर सकता है, ऑर्गेनाइजेशन के जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं उनको एसेस कर सकता है, क्या ब्रांच ऑफिस विजिट कर सकता है, ये सब ऑडिटर के अधिकार हैं। तो देखिए इसमें क्या है, ये इससे मैच हो रहा है। देखिए, एक्सेस टू रिकॉर्ड्स ऑफ कंपनी एंड इट्स सब्सिडरी, यानी कंपनी और उसकी सब्सिडरी कंपनी के जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं उनको एसेस कर सकता है, ये इसके राइट्स हैं। तो उसके बाद ऑडिटर की लाइबिलिटी क्या है, ऑडिटर की लाइबिलिटी या कह लीजिए ऑडिटर की जिम्मेदारी क्या है। जिम्मेदारी ये है कि अगर कोई फाइनेंशियल रिकॉर्ड वगैरह, ठीक है, ऑडिटर ने साइन कर दिया, उसके बाद अगर वो गलत होते हैं ना तो ये ऑडिटर की जिम्मेदारी है। तो देखिए अब एक ही बच रहा है, ये है मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस इन कंपनी इशू ऑफ कैपिटल। कंपनी कैपिटल रेज करने के लिए अगर जो प्रोस्पेक्टस इशू कर रही है उसमें अगर कोई भी मिस स्टेटमेंट है, कोई भी गलती वगैरह है, तो अब ये ऑडिटर की लायबिलिटी। ठीक है, तो ये सारे मैंने मैच करा दिए हैं। तो देखिए कौन से मैच हो रहे हैं, कौन से मैच हो रहे हैं। ए किस पे जा रहा है, ए जा रहा है थर्ड पे, ए जा रहा है थर्ड पे। ठीक है, बी किस पे जा रहा है, वन पे, दोनों में ही बी वन पे जा रहा है। सी किस पे जा रहा है, फोर पे, सी जा रहा है फोर पे। ठीक है, डी किस पे जा रहा है, टू पे, डी जा रहा है। तो आप देख रहे हैं ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक तरीके से होगा, दिसंबर 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी ऑडिटिंग जो सब्जेक्ट है ना उसी से है। क्या क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर। यानी ऑडिटर की जो ड्यूटी है इससे रिलेटेड इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, फॉल्स है, ये आपको बताना है। ठीक है, अक्टूबर 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। हर साल एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन ऑडिट से आता ही है। ठीक है, तो ऑडिट, ये ऑडिटर जो है उसकी ड्यूटी बतानी है। अब इसमें आप ये चारों स्टेटमेंट पढ़िएगा। ये जो स्टेटमेंट चारों है ना, इट इज रिलेटेड विद फिक्स एसेट, ये फिक्स एसेट से रिलेटेड, ये चारों स्टेटमेंट फिक्स एसेट से रिलेटेड है।
तो बेसिकली हमें ये पहले पता होना चाहिए कि ऑडिटर की क्या जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी नहीं, क्या ड्यूटी है रिगार्डिंग फिक्स एसेट का जो वेरिफिकेशन करते हैं ऑडिटर की क्या जिम्मेदारी है, तो ये मैं पहले आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो ऑडिटर की जो ड्यूटी है रिगार्डिंग फिक्स एसेट वो ये है कि इंश्योर करे कि फिक्स एसेट से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह हैं वो एक्यूरेट हैं, उनको सही तरीके से प्रेजेंट किया गया है। जिसमें ऑडिटर क्या करता है, सबसे पहले वेरीफाई करता है द एग्जिस्टेंस ऑफ फिक्स एसेट। यानी ऐसा ना हो कि डॉक्यूमेंट में लिखा है कि ऑर्गेनाइजेशन के पास वो मशीनरी है और उतनी मशीन वो मशीनरी हो ही ना। ठीक है, तो वही सबसे पहले वेरीफाई करना है एग्जिस्टेंस ऑफ दैट फिक्स एसेट। अगला क्या है, उसकी ओनरशिप कंफर्म करना है कि क्या कंपनी के नाम पे वो एसेट है या किसी और के नाम पे है, ओनरशिप वो करना है। उसके बाद वैल्यूएशन ऑफ एसेट, आज की तारीख पे उस एसेट का वैल्यूएशन क्या है वो वेरीफाई करना। एंड इंश्योर करना है कंप्लायंस विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यानी जो भी फिक्स एसेट को लेके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वगैरह किए गए हैं वो प्रॉपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, याद है ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 इज रिलेटेड विद फिक्स एसेट, वो उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं है, तो ये सब वेरीफाई करना। ठीक है, तो ये ऑडिटर की क्या है, ऑडिटर की ये सब ड्यूटी है रिलेटेड विद फिक्स एसेट। मैंने आपको बता दिया, अब चलिए इसमें एक एक करके पढ़ते हैं। तो नीचे शुरू करते हैं। The auditor should satisfy himself that the asset have been valued in financial statement according to the accounting principle। यानी ऑडिटर अपने आप को इस बात से सेटिस्फाई करे कि जो भी फिक्स एसेट हैं उनको उनका जो भी वैल्यूएशन किया गया है इट इज अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग प्रिंसिपल या कह लीजिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग किया गया है। तो हाँ, ये ड्यूटी है ऑडिटर की। ऑडिटर की ड्यूटी है कि भाई वेरीफाई करे कि सही अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो हुआ है कि नहीं, एसेट को जब वैल्यू किया गया है तो। ठीक है, ये तो है। अगला क्या है, ऑडिटर शुड असर्टेन दैट एसेट्स आर इन पोजीशन ऑफ द क्लाइंट। ये भी पॉइंट है कि ऐसा ना हो कि पेपर पे केवल लिखा है कि ऑर्गेनाइजेशन के पास ये एसेट है, एक्चुअली में वो एसेट ऑर्गेनाइजेशन के पोजीशन में है कि नहीं, ये भी वेरीफाई करना, तो ये भी करता है, ये भी इसकी ड्यूटी है। अगला क्या है, ओनरशिप ऑफ फिक्स एसेट शुड बी वेरीफाइड बाय एग्जामिनिंग द टाइटल डीड बाय द ऑडिटर। यानी ऐसा नहीं हो कि कंपनी के गोडाउन में केवल वो एसेट रखा हो, बल्कि उसकी जो ओनरशिप है, जो टाइटल डीड है, उसको भी वेरीफाई करने का काम है ऑडिटर का। ये भी इसकी ड्यूटी है। ठीक है? अगला क्या है, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ फिक्स एसेट इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर। फिजिकल वेरिफिकेशन मतलब ऐसा नहीं होगा कि स्टॉक अगर लिखा है कि 1000 क्वांटिटी है स्टॉक की तो ऑडिटर एक एक स्टॉक काउंट कर रहा है, ऐसा नहीं होता है। मतलब बस देख लेता है कि मतलब है स्टॉक एंड उसका टाइटल जो ओनरशिप राइट ओनरशिप डीड है वो है कि नहीं है, तो मोटा मोटा वो ऑडिटर इस चीज को देखता है। तो फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ फिक्स एसेट ये ऐसा नहीं करता है। ठीक है, तो ये इसकी ड्यूटी नहीं है, ऑप्शन ए इज रॉन्ग। ये तीनों है, ठीक है? कि उसके पोजीशन में है कि नहीं है, ओनरशिप इसके नाम से है कि नहीं है, और जो फिक्स एसेट का जो वैल्यूएशन का जो मेथड यूज किया गया है वो प्रॉपर है कि नहीं है। तो ये चीजें ऑडिटर की ड्यूटी होती है रिलेटेड विद फिक्स एसेट। अक्टूबर 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कि कौन सी ड्यूटी नहीं है, तो ऑप्शन ए नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से है, और मैंने बताया था ना कि हर ईयर में ऐसा क्वेश्चन आता ही है। एक तरफ दिए रहेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और अगले तरफ लिए लिखे रहेंगे टॉपिक्स, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किससे रिलेटेड है। ये आया हुआ है जून 2019 में। ठीक है, कि यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12, 17, 19, 23 से रिलेटेड है। अच्छा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है ये तो मैंने क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको बता दिया है, दोबारा नहीं बता रही हूँ, ये मैंने लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा एक बार। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड गाइडलाइन है, रूल्स हैं जो कंपनी को फॉलो करने होते हैं जब भी वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 किससे रिलेटेड है, देखिए यहाँ पे जो टॉपिक दिए गए हैं, लीज, बोरोइंग कॉस्ट, एम्प्लॉय बेनिफिट, इनकम टैक्स। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन टॉपिक हैं, ये जो बहुत पूछे जाते हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 इज रिलेटेड विद इनकम टैक्स। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 है किससे रिलेटेड है, इनकम टैक्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 किससे रिलेटेड है, फिक्स एसेट से। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 किससे रिलेटेड है, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 किससे रिलेटेड है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 किससे रिलेटेड है, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। ठीक है, अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 किससे रिलेटेड है, इनकम टैक्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 किससे रिलेटेड है, लीज। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 किससे रिलेटेड है, एम्प्लॉय बेनिफिट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23 किससे रिलेटेड है, बोरोइंग कॉस्ट। ठीक है, तो ये है, अब मैच करा लीजिए इनको।
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 किससे रिलेटेड है? इनकम टैक्स। एक बार स्क्रीन को क्लियर कर लेते, ये तो आपको लर्न करना पड़ेगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 किससे है? इनकम टैक्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 किससे है? लीज। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 किससे है? एम्प्लॉय बेनिफिट। 23 किससे है? बोरोइंग कॉस्ट। अब यहाँ पे कौन सा सही ऑप्शन से सही है? ए किस पे जा रहा है? 4 पे। सी किस पे जा रहा है? 1 पे। सी किस पे जा रहा है? थर्ड पे। डी जा रहा है सेकंड पे। हो गया, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। डी सेकंड पे जा रहा है ना। दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से किया जाएगा क्वेश्चन। चलिए आज मैं यहीं तक रखती हूँ, ठीक है। अगले लेक्चर में और क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक आप एक बार देख लीजिए, ये सारे सब्जेक्ट चैनल पे अपलोडेड हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। एंड यहाँ तक पहुंच गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके एक एक लाइक, एक एक कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो जरूर मुझे मोटिवेट करते रहा करिए। एंड मैं भी आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेक्चर लाती रहूंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।